एम आई राइट बार्बी? वेदांत ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर उस पर अजीब तरीके से हाथ फेरते हुए कहा। उसे ऐसा करते देख फलक की हालत खराब हो गई। इस वक्त फलक को वेदांत किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था और फलक उसका शिकार। फलक ने डर से अपना थूक निगल लिया। वो क्या होता है मुझे पता नहीं, फलक ने बहाना बनाते हुए कहा। डू यू रियली थिंक बार्बी कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सारे कांड करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इस बार वेदांत ने सर्द आवाज में कहा जिसे सुन फलक कांप गई। उसने डर से अपनी नजरें झुका ली। सॉरी। फलक के मुंह से बड़े मुश्किल से ये अल्फाज निकले थे, लेकिन वेदांत का चेहरा अभी भी सर्द ही था। तुमने उसे कंज्यूम क्यों किया? वेदांत ने अपने इन शब्दों को चबाते हुए कहा। उसके ऐसा पूछने पर फलक की हालत और खराब हो गई। वो नर्वसनेस में अपने निचले होठ को दांतों तले दबाने लगी। आई अस्केड यू समथिंग बार्बी? इस बार वेदांत की आवाज थोड़ी तेज थी जिसे सुन फलक चिहुक उठी। आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था और मुझे बेबी नहीं लेना था, इसलिए मैंने पिल्स खा लिए, फलक ने हिचकिचाते हुए कहा। और तुम्हें बेबी क्यों नहीं लेना? वेदांत ने एक आईब्रो रेस करते हुए पूछा। फलक ने उसका सवाल सुन एकाएक अपनी नजरें उठाकर वेदांत की डार्क ओशियन ब्लू आईज में देखा, जहां उसे सिर्फ डार्कनेस ही नजर आ रही थी। जब हमारे रिश्ते ही का ही कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं किसी मासूम बच्चे को इस दुनिया में लाकर उसकी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय करूं? फलक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक सूनापन था जिसे वेदांत महसूस कर सकता था। क्या तुम्हें आइडिया था बार्बी कि तुम 2 वीक प्रेग्नेंट थी? वेदांत की ये बात फलक के ऊपर किसी बिजली की तरह गिरी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी ही गई। उसे मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं न, मुझे परेशान करने के लिए, फलक ने हिचकिचाते हुए कहा। फलक की बात सुन वेदांत एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। तभी उसने एक वहां सामने टेबल पर रखा बटन प्रेस किया और उसके ऐसा करने के 3 सेकंड के अंदर ही उस चैम्बर रूम में वहीं लेडी डीआर आई, जिसने उस दिन अपनी टीम के साथ मिलकर फलक का चेकअप किया था, उस डीआर को वहां देख पता नहीं क्यों फलक के पैर उसे कांपते हुए से महसूस हो रहे थे, लेकिन वो किसी तरह अपनी घबराहट छुपाए उस डीआर की ओर ही देख रही थी। उस डीआर ने राज की ओर देखा जो उसके साथ ही वहां आया था, क्योंकि उस डीआर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वेदांत की ओर देख उससे बोलने की परमिशन मांगती। जब राज ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो उस डीआर ने अपने साथ लाई हुई फाइल को फलक की ओर बढ़ा दिया। पता नहीं क्यों फलक के हाथ उस फाइल को लेते वक्त थोड़े कांप रहे थे। अभी फलक ने उस फाइल को खोलकर पढ़ना शुरू ही किया था कि उसे उस डीआर की थोड़ी डरी सहमी आवाज सुनाई दी। मैम, मेरी टीम ने उस दिन आपके चेकअप के दौरान आपके कुछ सैंपल्स लिए थे, क्योंकि हमें आपकी ब्लीडिंग में कुछ डिफरेंट ब्लड क्लोट्स दिखाई दिए थे जो कि बच्चे को अबॉर्ट करने पर ब्लड के साथ बॉडी से निकलते हैं, और हमें उस सैंपल की टेस्टिंग के बाद पता चला कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंज्यूम की थी, जिस वजह से आपका मिसकैरेज हो गया। डीआर की बात सुन फलक के हाथों से वो फाइल छूटकर नीचे गिर गई, क्योंकि उस फाइल में उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई थी। फलक ने अपनी नजरें उठाकर वेदांत की ओर देखा, जिसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा बेहद सर्द था। उसे उतने गुस्से में देख फलक की नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। आखिर आज गलती उसी की थी। अपनी बात पूरी कर वो लेडी डीआर राज के साथ उस चैम्बर रूम से बाहर निकल गई। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है बार्बी? वेदांत के धीमी मगर रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर देने वाली आवाज सुन फलक की पूरी बॉडी डर से कांप गई। सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं सॉरी इज टू लिटिल थिंग बार्बी, तुम्हारी ये गलती पनिशमेंट डिजर्व करती है, वेदांत ने फलक की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो फलक उसे अपनी हल्की नम आंखों से देखने लगी। क्या मतलब पनिशमेंट? लेकिन मैंने सच में जानबूझ
स्टॉप गिविंग दिस शीट ऑफ एक्सक्यूसेज बारबी, वेदांत ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर बाहर खड़ा राज भी उसकी आवाज सुन एक पल के लिए सहम गया। उसे भी अब अपनी लेडी बॉस की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो वेदांत के गुस्से से वाकिफ था कि वेदांत गुस्से में कितना क्रूएल हटेंड हो सकता है। फलक ने अब कुछ न बोलना ही बेटर समझा, क्योंकि आज उससे गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ था, भले अनजाने में ही सही, लेकिन उसने अपने बेबी को मार दिया था। यही सोच सोच कर उसका दिल गिल्ट से भरा जा रहा था। असल बात ये थी कि 3 दिन पहले जब फलक लंच टाइम स्वीटी और आदेश के साथ ऑफिस की कैंटीन में बैठी थी, तो वो किसी तरह बहाना बनाकर थोड़े देर के कंपनी से बाहर निकल गई। उसने अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर कर लिया ताकि उसके ऊपर नजर रखने वाले बॉडीगार्ड उसे पहचान न सके। उसने मेडिकल वाले से सिर्फ बर्थ कंट्रोल पिल्स मांगी थी, लेकिन उसने इस बीच एक बार भी प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी चेक नहीं किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। इसलिए वो मेडिकल वाले को भी ब्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि सारी गलती सिर्फ उसी की थी, जिसे सोच अब उसका सिर फटने लगा था। तभी उसे अपने गले और कंधे पर वेदांत की गर्म सांसें महसूस हुई। आर यू रेडी फॉर योर पनिशमेंट बारबी? वेदांत की कोल्ड डीप वॉइस सुन फलक एक पल के लिए तो सहम गई, फिर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वेदांत ने फलक को कुछ नहीं कहा, बस उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर उस बेसमेंट से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उनकी कार सिंघानिया मेंशन के सामने आकर रुकी। वेदांत कार से उतरा और बिना फलक की ओर देखे अपने फ्लोर पर चला गया। वहीं उसके जाने के बाद फलक मेंशन के अंदर आई, जहां उसे हॉल में ही दादी के साथ ध्वनि और करण मस्ती करते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने फलक को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि फलक के चेहरे पर परेशानी और उदासी साफ देखी जा सकती थी, और सबसे ज्यादा जो चीज आई कैचिंग कर रही थी वो थी फलक की सूजी हुई लाल आंखें, जिसका मतलब साफ था कि फलक एक पूरा रोने का सेशन कंप्लीट करके आई है। फलक ने जब उन सबकी नजरों की तपिश खुद पर महसूस किया, तो वो उन सबको बस एक फीकी सी मुस्कान देकर आगे बढ़ गई, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो इस वक्त किसी से कोई बात करे या उनके सवालों का जवाब दे। फलक जब अपने बेडरूम में आई तो उसे वेदांत कहीं दिखाई नहीं दिया। बाथरूम से आती पानी की आवाज से उसे पता चल गया कि वो जरूर शॉवर ले रहा था। फलक तो अब वेदांत से नजरें मिलाने से भी बचना चाहती थी, इसलिए वो ध्वनि के बेडरूम में जाकर वहीं शॉवर ले ध्वनि के कपड़े पहन उसी के कमरे में ही लेट गई। उसे बस किसी तरह वेदांत की उन सर्द नीली आंखों से बचना था, भले उसके लिए उसे ध्वनि के बेडरूम। जब डिनर से पहले ध्वनि अपने बेडरूम में आई तो उसने फलक को जब अपने बेड पर सोए देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। ध्वनि ने फलक के पास जाकर उसके माथे को छुआ तो उसे थोड़ा फीवर था। क्या दी और जीजू की लड़ाई हुई है? क्योंकि जब दी को ज्यादा टेंशन आता है तब उन्हें फीवर आ जाता है, ध्वनि ने मन ही मन सोचा। ध्वनि ने एक मेड से अपना और फलक का डिनर कमरे में ही मंगवा लिया। ध्वनि ने बड़ी मुश्किल से फलक को नींद से जगाया, क्योंकि समय के साथ उसका फीवर बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से फलक की आंखें भी नहीं खुल रही थी। ध्वनि ने किसी तरह फलक को एक रोटी और जूस के साथ मेडिसिन खिला दिया, जो कि उसके पास पहले से ही थी। वीकनेस की वजह से फलक की आंखें ठीक से नहीं खुल रही थी, इसलिए उसने भी बिना आनाकानी किए मेडिसिन को खा लिया और ध्वनि को हग कर सो गई। बेचारी ध्वनि ने उसी तरह लेटे लेटे रोही सब्जी का रोल बनाया और उसी पोजीशन में उसे खाकर सो गई। वहीं जब डाइनिंग टेबल पर जब घर वालों ने फलक, ध्वनि और वेदांत को नहीं देखा तो उन्होंने सवालिया नजरों से निहाल और करण की ओर देखा तो करण ने अपने कंधे ऊंचक्का दिए। अब सबकी निगाहें निहाल घर भी सुझे। बस इतना पता है कि वेदांत अभी थोड़े हेर पहले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकला है। सुलझे राज से पता चला, और वो कब आएगा मुझे आइडिया नहीं। निहाल ने उनके पूछने से पहले ही पूरी बात बता दिया।
घर वालों को वेदांत के डिनर के लिए न आने का रीजन तो पता चल गया था, लेकिन फलक और ध्वनि का अकेले रूम में डिनर करना कुछ समझ नहीं आया। आई चिंग जो शादी के बाद पहली बार भाभी को छोड़कर आउट ऑफ कंट्री गए हैं, शायद इसलिए आज भाभी का खुद औकी लग रहा था। करण ने वहां क्रिएट हुई अक्वर्डनेस को कम करते हुए कहा। आधी रात को रोज की तरह जब निहाल बालकनी जैब करके जब ध्वनि के कमरे में आया तो उसने ध्वनि और फलक को एक दूसरे को हक करके सोते हुए देखा, जिसे देख निहाल की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि फलक को गले लगाकर सोते हुए ध्वनि के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, जो को निहाल को हक करके सोते टाइम बिल्कुल नहीं होती थी, जिसे देखकर निहाल को अब फलक से थोड़ी जेलेसी हो रही थी। क्या जब तक वेदांत आउट ऑफ कंट्री रहेगा तब तक भाभी मेरी क्यूटी पाई के साथ सोएंगी और मैं उतने दिन तक अपनी क्यूटी पाई को अपनी बाहों में भरकर सो नहीं पाऊंगा। यही सब सोच निहाल का चेहरा उस बच्चे की तरह हो गया था जिससे उसकी फेवरेट चॉकलेट छीन ली गई हो। अभी वो उन लोगों को सोते हुए देख ही रहा था कि उसके मोबाइल वाइब्रेट हुआ। जब निहाल ने उस मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन को ओपन करके देखा तो उसके हाथ से मोबाइल लगभग गिरने ही वाला था। मेरी बारबी को सोते हुए देखने का हक सिर्फ मुझे है। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें अपनी गन से शूट कर सकता हूँ या उससे भी बुरा ध्वनि को तुमसे दूर कर सकता हूँ। वेदांत के भेजे इस मैसेज को देखकर निहाल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सच में ये इंसान शैतान से कम नहीं। इसके जैसे दोस्त के होते दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। पता नहीं इसने कौन सा कैमरा फिट किया है मेरे पीछे जो इससे मेरे यहाँ होने की बात भी नहीं छुपी। निहाल ने मन ही मन वेदांत को कोसते हुए कहा, क्योंकि उसे ये सब वेदांत के मुंह पर बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। निहाल ने एक नज़र अपनी क्यूटी पाई को देखा और मन मार कर उस बालकनी से अपनी बालकनी में जंप कर अपने बेडरूम में चला गया। कल इस ऐप में कुछ इश्यू थे जिस वजह से चैप्टर पब्लिश नहीं हो पा रहे थे। अगली सुबह जब फलक की नींद खुली तो उसने खुद को ध्वनि के कमरे में पाया। उसने देखा कि ध्वनि उसे पकड़कर आराम से सो रही थी। ध्वनि को देख फलक के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने झुककर ध्वनि के फोरहेड पर किस किया और उस रूम से बाहर निकल गई। जब फलक अपने बेडरूम में आई तो उसे वेदांत कहीं दिखाई नहीं दिया। फलक को लगा कि शायद वेदांत जिम रूम में होगा। फलक ने अपने ख्यालों झटका और शॉवर लेने चली गई। फलक जब शॉवर लेके बाहर आई तब भी उसे वेदांत कहीं नजर नहीं आया। उसे अब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा न सोचना ही बेहतर समझा और रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गई। धीरे धीरे कर सभी घर वाले ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए सिवाय वेदांत के। फलक की नजरें ना चाहते हुए भी उसे ही ढूंढ रही थी। बेटा वेद कब तक आएगा? दादी की आवाज सुन फलक अपने सेंस में वापस आई और थोड़े कन्फ्यूजन से बोली, क्या मतलब? फलक का जवाब सुनकर सारे घर वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे सिवाय निहाल, करण और ध्वनि के। तभी करण ने बात संभालते हुए कहा, वो भाभी दादी ये पूछ रही है कि ब्रो जो कल सडनली ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो कब तक आएंगे? करण ने फलक को आंखों से इशारा करते हुए कहा। फलक जो स्टार्टिंग में करण की बात सुन हैरान थी, वो उसके कहने का मतलब अब बखूबी समझ गई थी। दादी वो ज्यादा बिजी है इसलिए उन्होंने कहा है कि वो फ्री होकर खुद मुझे कॉल करेंगे, बस इतना ही पता है मुझे, फलक ने बहाना बनाते हुए कहा। फलक के बात सुन सब घर वालों के चेहरे पर राहत के भाव नजर आए सिवाय सोनम के, क्योंकि वो अभी भी फलक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और ध्वनि तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन ही थी। वहीं फलक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उस बाघड़ बिल्ले साइको चमगादड़ छकुंदर की हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए ऑस्ट्रेलिया जाने की? आज उस शैतान की लापरवाही की वजह से हमारे रिश्ते की सच्चाई भी बाहर आ सकती थी।
लेकिन उसे क्या मरना तो मुझे है न। इधर इस जल्लाद ने जीना हराम कर रखा और दूसरी ओर वो हवसी दरिंदा वीर चौधरी अपने मुंह खोले बैठा है कि बस मौका मिले और वो मुझे निगल जाए। ओह गॉड प्लीज अब आप ही मेरी मदद कीजिए और सबसे पहले उस वीर को उसके किए की सजा दिलाने में मेरी मदद कर दीजिए। फलक ने मन ही मन कहा और नाश्ता कर अपनी कंपनी के लिए निकल गई। वहीं आज करण को अंगद जी के साथ किसी जमीन को देखने के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था तो ध्वनि आज अकेले ही कॉलेज जाने वाली थी। जब ध्वनि ड्राइवर को उसे कॉलेज छोड़ने के लिए बोलने वाली थी तभी उसके सामने एक ब्लैक बुगाट्टी वेरोन आकर रुकी। तभी ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे हुआ और उसमें से निहाल का हैंडसम फेस ध्वनि को नजर आया। ग्रे कलर की पैंट और मरून कलर के शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिसमें से निहाल की ब्रॉड चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। ब्लैक शेड्स लगाए निहाल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। क्यूटी पाई चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। निहाल की बात सुन ध्वनि अपने सेंस में आई और तब उसे रियलाइज हुआ कि वो इतने देर से निहाल को ही घूर रही थी। ओह शीट ध्वनि निहाल जी तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे उस दिन का तेरा किस और आज उनको इस तरह घूरना पक्का वो तुझे कोई ठरकी लड़की ही समझ रहे होंगे। ध्वनि ने मन ही मन कहा और वो जैसे ही निहाल को कुछ बोलने को हुई तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने कॉलर आईडी देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। असल में ध्वनि का ध्यान निहाल के राइट गाल पर बनने वाले डिंपल पे था। उसे वो काफी जाना पहचाना लग रहा था जैसे उसने उसे बहुत करीब से देखा हो मगर कहाँ और कब। यही सब सोचते हुए ध्वनि निहाल को घूरे जा रही थी। वहीं जब निहाल ने ध्वनि को मोबाइल स्क्रीन देखकर स्माइल करते देखा तो उसकी पकड़ स्टेरिंग पर कस गई। एक्सक्यूज मी, ध्वनि ने निहाल को कहा और कॉल पिक कर लिया। हेलो ध्वनि, दूसरे तरफ से किसी लड़के की अट्रैक्टिव मेनली वॉइस आई। हाँ अगम बोलो। वो मैं बस यही से गुजर रहा था आई मीन तुम्हारे मेंशन के सामने से तो इफ यू डोंट माइंड अगर तुम रेडी हो गई हो तो तुम मेरे साथ कॉलेज चल सकती हो, अगम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वहीं अगम का ऑफर ध्वनि की करंट सिचुएशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। आखिर उसे किसी भी तरह निहाल के साथ अकेले जाने से जो बचना था। हाँ मैं बस निकल ही रही थी, मैं बस मेन एंट्रेंस पे आती हूँ बाय। ध्वनि ने इतना बोल कॉल कट कर दिया। वहीं निहाल जो जब से ध्वनि को स्माइल करते हुए बात करते देख रहा था वो ध्वनि की लास्ट लाइन सुन बिल्कुल गुस्से से बौखला ही गया। तुम मेरे साथ जाओगी? निहाल ने डोमिनेंस के साथ कहा मानो वो उससे पूछ नहीं रहा बल्कि ऑर्डर दे रहा हो। निहाल की बात सुन ध्वनि उसे हैरानी से देखने लगी। निहाल जी आप खामा-खा परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊंगी एंड पूछने के लिए थैंक्स। ध्वनि ने इतना कहा और दौड़ते हुए मैन एंट्रेंस की ओर चली गई। निहाल बस येलो सूट पहने जाती हुई उस लड़की को देखते रह गया। निहाल ने गुस्से से अपने एक आईब्रो को अंगूठे से हल्का रब किया और एक जोरदार पंच कार की डैशबोर्ड पर दे मारा। आह क्यूटी पाई तुमने सही नहीं किया, यू हैव टू पे फॉर दिस बिकॉज यू आर माइन। निहाल ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त वो किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। वहीं ध्वनि जब निहाल से दूर आई तो उसने अपने सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस ली। हाश बच गई। तुम किससे बच गई? पीछे से आई इस आवाज को सुनकर ध्वनि ने मुड़कर देखा तो वहां अपनी लिमिटेड एडिशन की कार से टेक लगाए अगम खड़ा था। ब्लैक एंड रेड चेक शर्ट विथ डेनिम जीन्स में अगम काफी चार्मिंग दिख रहा था। अगम आगे आया और उसने सडनली ध्वनि को हग कर लिया। ऐसा होते ही ध्वनि की धड़कने ना चाहते हुए भी बढ़ गई। वो सॉरी मैंने ऐसे ही तुम्हें हग किया, प्लीज डोंट माइंड। अगम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उसे भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि कैसे उसने सडनली ध्वनि को गले लगा लिया। चले, ध्वनि ने कहा तो अगम ने हाँ में अपना सिर हिलाया और ध्वनि के साथ कॉलेज की ओर निकल गया। इस बीच वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी ये करीबी किसी के आंखों में अंगार दहकाने के लिए काफी थी।
निहाल जो ध्वनि के पीछे ही कार ड्राइव कर वहां जैसे ही पहुंचा उसने वहां ध्वनि और अगम को गले मिले देखा, जिसे देख उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पेट्रोल डाल आग लगा दी हो, जिसकी दहक अब भी बरकरार थी। इस वक्त निहाल की आंखें सुर्ख लाल थी। TCH 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 अगेन अगेन एंड अगेन यू डू दिस क्यूटी पाई, निहाल ने सर्द आवाज में कहा और फुल स्पीड से ड्राइव करता हुआ अगम की कार को रफली ओवरटेक कर निकल गया, जिससे अगम की कार का थोड़ा बैलेंस भी बिगड़ गया था, जिसे अगम ने जल्दी ही संभाल लिया। पता नहीं कौन पागल है, गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों है, अगम ने निहाल की जाती हुई कार को देखते हुए कहा। वहीं ध्वनि ने इस बात को माइंड नहीं किया क्योंकि वो अपनी बुक निकालकर स्टडी कर रही थी। वहीं इन सब से दूर एक सुनसान जंगल में बनी एक झोपड़ी में एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर साफ मालूम हो रहा था कि उस लड़की ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था या उतना ही खाया था जो उसके जिंदा रहने के लिए काफी था। तभी उस झोपड़ी का दरवाजा खुला और उस लड़की के कान में किसी के कदमों की आवाज आई। उस लड़की ने जब अपनी कमजोर आंखों से सामने की ओर देखा तो उसे किसी के ब्लैक शूज दिखाई दिए। उसे वो जूते काफी जाने पहचाने लगे। उस लड़की ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर उस शख्स के चेहरे की ओर देखा तो वो बुरी तरह कांप गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके कंपकपाते होठों से अनायास ही निकल गया, हब्बी। यस माय डियर वाइफी, उप्स लेट मी करेक्ट माय एक्स वाइफी, वेदांत ने तंज भरे लहजे से कहा। वेदांत की बात सुनकर उस लड़की ने डर से अपना धूक निगल लिया। वेदांत की बात सुन वो लड़की बुरी तरह डर गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वेदांत जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल सही है। शनाया मल्होत्रा ओ अगेन माय मिस्टेक, रितिका देशमुख अब सही है न, वेदांत ने वहां रखी चेयर पर किसी किंग की तरह बैठते हुए कहा। वहीं वेदांत के मुंह से अपना असली नाम सुनकर उस लड़की यानी रितिका के माथे पर पसीना आ जाता है। तभी उसे वेदांत की डरावनी आवाज सुनाई देती है, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम ये मरने का ड्रामा करके मुझे धोखा देकर अपने उस सो कॉल्ड आशिक के साथ ऐश करती रहोगी और इस बारे में ब्लैक पैंथर को कभी पता नहीं चलेगा, वेदांत ने एविल स्मर्क करते हुए कहा। वहीं जब रितिका ने वेदांत के मुंह से ब्लैक पैंथर नाम सुना तो वो शॉक्ड हो गई। क्या तुम ही ब्लैक पैंथर हो? रितिका ने हकलाते हुए कहा। आई थिंक तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक है, बीमार होने का तो कोई चांस ही नहीं। आखिर मल्होत्रा एस की इतनी प्रॉपर्टी पर जो ऐश कर रही हो, लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की जो आदत हो गई होगी तुम्हें, तो यहाँ एडजस्ट करने में तुम्हें बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। लेकिन टेंशन मत लो, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ रहने की, टॉर्चर होने की और भूखे मरने की आदत हो ही जाएगी, वेदांत ने सार्कस्टिकली कहा और सिटी बजाता हुआ उस रूम में बाहर निकल गया। वेदांत की व्हिसल की धुन इतनी डरावनी थी कि रितिका के हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। वेदांत को एक हफ्ते पहले ही रितिका के बारे में पता चला था और ऐसा होते ही वेदांत ने उसे किडनैप कर टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, जहां उसे फिजिकली से ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ध्वनि के कॉलेज में इस वक्त लंच टाइम और ध्वनि अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी हुई हैं। तभी उन सभी ने स्टूडेंट्स को वहां से जाते हुए देखा। अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? सोनिया ने उन सब की ओर देखते हुए कहा। पता नहीं, अक्ष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे तो पता करो न, रीटा ने अक्ष को टोंट कसते हुए कहा तो अक्ष उसे बुरी तरह घूरने लगा। तुम सब अचानक से कहाँ जा रहे हो? अगम ने एक लड़के को रोककर उससे पूछा। ब्रो, वो नोटिस बोर्ड पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नया नोटिस चिपका है, बस सब उसे ही देखने जा रहे हैं, उस लड़के ने इतना कहा और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। रुको मैं देख कर आता हूँ, रॉकी ने कहा और वहां से चला जाने लगा। रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, सोनिया ने कहा और रॉकी के पीछे चली गई।
थोड़ी देर बाद रॉकी और सोनिया उछलते कूदते उन सब के पास आए तो सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। तुम दोनों ने ऐसा क्या देख लिया जो पागलपन पे उत्तर आए हो? अक्ष ने उन दोनों को टीच करते हुए कहा। वहीं अक्ष की बात सुनकर उसके सब दोस्त हंसने लगे। अरे खबर ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगा तो तू भी खुशी से नाचने लगेगा, सोनिया ने अपने बाल झटकते हुए कहा। ओह ऐसा है क्या? तो जरा हमें भी बताओ कि ऐसी कौन सी खबर तुम दोनों खबरी लाल लाए हो, अगम ने भौहें उचकाते हुए कहा। इस सैटरडे हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी गई है और पता है उसका थीम क्या है? सोनिया ने अपनी आई रोल करते हुए कहा। क्या? सब एक साथ बोले। बॉलीवुड थीम, रॉकी और सोनिया एक साथ बोले। उन दोनों की बातें सुन सबकी आंखें खुशी से चमकने लगी सिवाय ध्वनि के, क्योंकि उन सबकी बातें उसके सिर के ऊपर से जो जा रही थी। वहीं दूसरी ओर फलक अपने काम में पूरी तरह बिजी थी। आखिर वीर ने उसे परेशान करने के लिए इतने सारे ऑर्डर जो दिए थे, जिनमें वो रोज कॉल करके चेंजेस करवाता था। फलक को ना चाहते हुए भी वीर का कॉल पिक करना पड़ता था। वहीं फलक बिच बिच में वीर के कैबिन में लगे कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर को चेक कर लिया करती थी, लेकिन तब भी उसे वीर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले, जिसे सोचकर उसे सिर हल्का पेन कर रहा था। एमआर सलूजा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, क्या आप मुझे आज हाफ डे की लीव दे सकते हैं? फलक ने मिस्टर सलूजा से कहा। ठीक है, मिस्टर सलूजा ने कहा। एमआर सलूजा की हाँ मिलते ही फलक अपनी कार की लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। रात में सब घर वालों ने साथ डिनर किया, फिर सब अपने अपने बेडरूम में सोने चले गए। अगली सुबह फलक नहाकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल एक साइड कर उन्हें टॉवल से पोंछ रही थी। इस वक्त फलक ने एक डार्क ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी, जिससे उसकी गोरी मखमली कमर साइड से झलक रही थी। बालों को एक साइड करने की वजह से फलक की गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे कोई दरवाजे में खड़ा होकर टेक लगाए अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। अचानक ही उस शख्स ने अपने कदम फलक की ओर बढ़ा दिए। इन सब से अनजान फलक अपने बालों को टॉवल से पोंछ रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। ऐसा होते ही फलक बुरी तरह चिन्हक उठी। फलक ने सामने मिरर में देखा तो उसकी धड़कने उस शख्स को देख एक पल के लिए धड़कना ही भूल गई। एमआर सिंघानिया, फलक वेदांत के नीली आंखों में देखते हुए बोली। हम बारबी। वेदांत फलक के बालों से आती नेचुरल जैस्मिन फ्रेग्रेंस को सेंट करते हुए बोला। फलक वेदांत के मजबूत हाथों को अपने पेट पर साफ महसूस कर सकती थी। वेदांत की गर्म सांसें अपने कंधे और गले पर महसूस कर फलक की बॉडी में अलग ही सहरन महसूस हो रही थी। आप कब आए? फलक ने अपनी भारी होती सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा। बस तभी जब तुम मुझे याद कर रही थी, वेदांत ने उसी तरह खोए हुए कहा। वेदांत की बातें सुन फलक की आंखें छोटी हो गई। अच्छा, और आपको किसने कहा कि मैं आपको याद कर रही थी? फलक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। फलक की बात सुन वेदांत ने उसे अपनी ओर टर्न किया और उसकी हेजल ग्रे आईज में देखते हुए बोला, बारबी, तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें जो कल से मुझे देखने के लिए बेताब थी, बस इसे ही देखकर मुझे पता चल गया। वेदांत ने इतना कहा और फलक के आंखों को बारी बारी चूम लिया। वेदांत के ऐसा करते ही फलक की आंखें अनायास ही बंद हो गई। फलक की बंद पलकें देख वेदांत के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने थोड़ा झुककर फलक के नेचुरल गुलाबी होठों को कैप्चर कर लिया। वेदांत के किस करते ही फलक के हाथ खुद ब खुद वेदांत के कंधे पर पहुंच गए और उसने वेदांत की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वेदांत ने थोड़ी देर तक फलक को डीप किस किया, फिर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाए बेड की ओर बढ़ गया। उसके ऐसा करते ही फलक की पलकें शर्म से झुक गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वेदांत को नजरें उठाकर देखे।
वेदांत ने फलक को आराम से बेड पर लेटाया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। वेदांत का ऐसा स्वीट जेस्चर देखकर फलक की नजरें वेदांत की ओर ही चली गई, जो इस वक्त अपनी टाई लूज कर रहा था। फलक वेदांत के चेहरे पर थकावट साफ देख सकती थी। वेदांत के माथे पर बिखरे उसके हल्के मैसी हेयर, उसके परफेक्ट फेशियल फीचर वाले चेहरे पर हल्की बियर्ड उसे एकदम किलर लुक दे रहे थे, जो किसी भी लड़की की जान लेने के लिए काफी थी। फलक ने वेदांत को देखकर एक ठंडी आह भरी। उफ, ही इज डैम हॉट, फलक ने मन ही मन कहा। तभी उसने देखा वेदांत उसकी आंखों में देखकर अपने शर्ट के बटन्स खोल रहा है, जिसे देखकर फलक की आंखें शर्म से झुक गई। वेदांत ने एक झटके से अने शर्ट को अपनी बॉडी से अलग किया और फलक के ऊपर आ गया। ऐसा होते ही फलक की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगी। वेदांत ने बिना देरी किए फलक के नर्म मुलायम होठों घर अपने होठ रख दिए और दोनों को व्हाइट ब्लैंकेट से कवर कर लिया। आह, फलक बेड से गिरते हुए चिल्लाई। फलक ने आंखें खोलकर देखा तो इस वक्त वो उस आलीशान कमरे में अकेली थी। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो उसे वेदांत कहीं नजर नहीं आया। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इस वक्त घड़ी में 3 बज रहे थे। फलक ने घड़ी से नजरें फेर खुद को देखा तो वो किसी ब्लू साड़ी में नहीं, बल्कि अपने मिकी माउस नाइटवियर में थी, जिसे देख फलक थोड़ा हैरान हो गई। क्या मैंने इतना वाइल्ड सपना अपने उस शैतान पति के साथ देखा? क्या मैं उसे इतना मिस कर रही हूँ कि अब वो मेरे सपने में भी आने लगा है? सच में ये डेविल एक नंबर का चिपकू गम है, जो अब मेरे सपने में भी जोंक बनकर चिपक गया है। लेकिन मैं उस साइको के लिए इतने रोमांटिक ड्रीम्स कैसे देख सकती हूँ? क्या मुझे उस कंची आंखों वाले बाघड़ बिल्ले से प्यार हो गया है? फलक के इतना सोचते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नहीं, फलक जोर से चिल्लाई। नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता। मैं उस माफिया से प्यार तो बिल्कुल नहीं कर सकती। भले मेरे अंदर इंस्पेक्टर अनंत शर्मा का खून नहीं, लेकिन संस्कार माँ और पापा के ही है। शायद ये अट्रैक्शन है, आखिर वो है ही इतने स्मार्ट, हैंडसम, हॉट, अट्रैक्टिव, सेक्सी। मुझे उनसे दूर ही रहना होगा, लेकिन मुझे दूर रहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही मुझसे दूर चले गए हैं, आउट ऑफ इंडिया। लेकिन जो भी बोलो, अगर वो अपरिचित इस घर में रूम में नहीं रहता तो बहुत सुना सुना लगता है। आखिर ये कमरा है ही इतना बड़ा, फलक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। असल में फलक का दिमाग ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि उसके दिल में वेदांत के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी। उसे वेदांत इफेक्ट करने लगा है। फलक ने कुछ देर खुद से बातें की और बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर करवाटे बदलने के बाद और कुछ नींद की एक्सरसाइज करने के बाद फाइनली उसे नींद आ ही गई। वहीं दूसरी ओर ध्वनि के कमरे में, ध्वनि जो अपने बेड पर आराम से सो रही थी, तभी उसके कमरे की बालकनी से एक शख्स उसके कमरे में इंटर होता है। ये शख्स कोई और नहीं निहाल ही था, जो आज वेदांत के ऑफिस न आने की वजह से देर से घर आया था। निहाल अपने धीमे कदमों से चलते हुए ध्वनि के करीब आया। ध्वनि जो इन सबसे बेखबर अपने टैडी को हग करके सो रही थी, उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। निहाल ने जानलेवा नजरों से उस टैडी को देखा, जो उसे इस वक्त उसका दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। निहाल ने झटके से उस टैडी को ध्वनि की पकड़ से खींचा और उसे बालकनी के नीचे फेंक दिया। टैडी से अलग होते ही नींद में ही ध्वनि के माथे पर सिलवाटे नजर आने लगी। निहाल बिना देरी किए उस टैडी की जगह खुद लेट गया और ध्वनि को अपनी बाहों में भर लिया। नींद में ही टेडी समझकर ध्वनि ने निहाल को हग कर लिया। ध्वनि को खुद के करीब महसूस कर निहाल के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। लेकिन अचानक सुबह का इंसिडेंट याद कर उसका चेहरा डार्क हो गया और उसकी पकड़ ध्वनि की कमर पर कस गई। दर्द महसूस कर नींद में ही ध्वनि कसमसाई।
जब निहाल ने ध्वनि को नींद में हिलते देखा तो उसकी पकड़ ध्वनि की कमर पर ढीली हो गई। अचानक निहाल ने अपने पॉकेट से एक ब्लाइंड फोल्ड निकाला और उसने उसे ध्वनि की आंखों पर लगा दिया। अब निहाल को ध्वनि की बंद आंखों के सिवाय उसके खूबसूरत होठ ही दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर अब निहाल का दिल बेईमान होने लगा था। ध्वनि ने अभी शॉर्ट्स और स्ट्रैप टॉप पहनी हुई थी, जिसमें से उसे ध्वनि के गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। ध्वनि के बच्चों की तरह सोने से उसकी टॉप सरकार उसके पेट के ऊपर तक आ गई थी। ध्वनि के मखमली पैट और उसकी नाभि के ऊपर बने उस काले तिल को देख अब निहाल का गला सूखने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो तिल उसे इनवाइट कर रहा हो। पता नहीं निहाल को क्या हुआ, उसने अचानक से अपने होठ ध्वनि की नाभि पर रख दिए। ऐसा होते ही ध्वनि नींद में ही कसमसाने लगी। ध्वनि को हिलते देख निहाल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। आखिर वो आज बहुत कुछ सोचकर जो आया था अपनी क्यूटी पाई के लिए। निहाल ध्वनि की नाभि को प्यार से किस करने लगा। वो कभी उसे अपनी जीभ से हिलाता तो कभी उसे लिक करता। उसके ऐसा होने से ध्वनि नींद में ही अपने पैरों को मसलने लगी। निहाल लगातार ध्वनि की नाभि और पेट पर किस कर रहा था, लेकिन कब उसकी किस बाइट में बदल गई उसे खुद पता नहीं चला। वो तो ध्वनि में बिल्कुल खो सा गया था। जब ध्वनि को अपने पेट के ऊपर दर्द हुआ तो उसकी नींद झटके से खुल गई, मगर आँख खोलने के बाद भी जब उसे अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगा है। अहह! निहाल के बाइट करने से ध्वनि दर्द से चिल्लाई। अपने कमरे में किसी और इंसान को महसूस कर ध्वनि डर से कांप गई। कौन है? ध्वनि ने डरते हुए कहा, लेकिन निहाल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ध्वनि ने जब हाथ बढ़ाकर उसे बाइट करने वाले शख्स को पकड़ना चाहा तो उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके हाथ हैंडकफ से बंधे हुए थे। उसने पैरों को हिलाना चाहा तो वो भी बेल्ट से बंधे हुए थे। अपनी ये हालत देख ध्वनि की जान हलक में ही अटक गई। वहीं निहाल ने जब ध्वनि का डर से सफेद पड़ चुका चेहरा देखा तो उसकी चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। कौन हो, बोलते क्यों नहीं? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी तो सारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे। कोशिश करके देख लो कि इस साउंड प्रूफ कमरे के बाहर तुम्हारी आवाज कैसे जाती है। निहाल ने कनिंग स्माइल के साथ कहा। निहाल जानबूझकर अपनी भारी आवाज में ध्वनि से बात कर रहा था ताकि ध्वनि उसे पहचान ना सके। निहाल की बात सुन ध्वनि बुरी तरह चौंक गई। तुम्हें कैसे पता ये सब? ध्वनि ने डरते हुए पूछा। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, निहाल ने इतना कहा और ध्वनि के पेट पर जोर से बाइट कर लिया। अल्लाह! ध्वनि दर्द से करा उठी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये सब बोलते हुए ध्वनि की आवाज रूठ गई। आह, तुमने बाइट क्यों किया? ध्वनि ने डरते हुए हल्के गुस्से के साथ कहा। अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरे तो मैं आज ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगा, निहाल ने सर्द आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ध्वनि डर से अंदर तक कोप गई। इससे पहले कि ध्वनि और कुछ सोच पाती, निहाल ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे डीपली किस करने लगा। निहाल के किस करते ही ध्वनि की बॉडी में मानो 440 वोल्ट का करंट लग गया। उसका दिमाग तो मानो ऑटोमेटिक मोड पे चला गया था। वहीं निहाल तो पागलों की तरह ध्वनि के मुलायम चेरी जैसे होठों का रस पीने में लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी जिंदगी की सबसे फेवरेट चीज मिल गई हो। करीब 15 मिनट की एक लॉन्ग किस के बाद निहाल ने ध्वनि के होठों को आजाद किया। वो ऐसा करना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि ध्वनि की सांस भारी हो रही है तो उसने उसके लिप्स को आजाद कर दिया। निहाल से अलग होते ही ध्वनि लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इस वक्त उसका गोरा चेहरा बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था, मानो उसमें सारा खून उतर आया हो।
ध्वनि को उसे किस करने वाले शख्स के होठों का टेस्ट काफी जाना पहचाना लगा, जैसे उसने उसे पहले भी किस किया हो या उसे ही किस किया हो। ऐसा सोचते ही उसके दिमाग में सबसे पहला चेहरा निहाल का ही आया। नहीं, ये निहाल जी नहीं हो सकते, वो तो कितने अच्छे हैं और उनकी आवाज इस शख्स की तरह भारी नहीं है। जरूर ये कोई और है, लेकिन कौन? ध्वनि ने मन ही मन सोचा। तभी निहाल ने कुछ ऐसा किया कि ध्वनि की आंखें डर से फैल गई और वो घबराते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो। निहाल ध्वनि के कॉलर बोन पे किस कर रहा था। उसके ऐसा करते ही ध्वनि की पूरी बॉडी में एक झुरझुरी सी फैल गई। आप ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ध्वनि ने अपनी भारी हो रही सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा। मुझे चुपचाप मेरा काम करने दो, वरना तुम कल सुबह बेड से उठने लायक नहीं रहोगी। इतना बोल निहाल ने ध्वनि के कॉलर बोन पे एक हिक्की दे दी। ध्वनि जी निहाल की कहीं बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, वो उसके ऐसे बाइट करने से करा उठी। आप प्लीज मुझे बाइट मत कीजिए, और मैं कल बेड से उठ क्यों नहीं पाऊंगी, कहीं आप मेरे पैर तो नहीं तोड़ने वाले हैं न? ध्वनि ने घबराते हुए कहा। ध्वनि की ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुनकर निहाल, जो उसके कंधे और कॉलर बोन पे किस कर रहा था, वो रुककर ध्वनि के चेहरे की ओर देखने लगा। उसे ध्वनि को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ध्वनि मजाक कर रही है। सीरियसली, कोई लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, सिली गर्ल? निहाल ने ध्वनि के कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहा। अब तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारी एक गलती और तुम्हारी दी की उनके ससुराल वालों के सामने इंसल्ट हो जाएगी। निहाल ने ध्वनि को धमकाते हुए कहा और फिर से ध्वनि की कंधे और कॉलर बोन पे किस करने लगा। मेरी क्यूटी पाई को रोमांस का आ भी समझ नहीं आता, तो जो समझ आता है उसकी ही धमकी देना सही होगा, निहाल ने मन में खुद से कहा। वहीं ध्वनि तो निहाल की धमकी सुनकर सन्न ही रह गई। आखिर यही तो उसका वीक पॉइंट था जिसे निहाल ने टारगेट किया था। चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी अपनी वजह से अपनी दी को शर्मिंदा नहीं होने दे सकती थी। निहाल ने अब अपने होठ ध्वनि की क्लीवेज पर रख दी। उसके ऐसा करते ही ध्वनि चिहुक उठी। ध्वनि की ठंडी आह सुनकर निहाल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो आज ही ध्वनि को पूरी तरह से अपना बना ले, लेकिन उसने ध्वनि को आज ज्यादा परेशान ना करना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद निहाल ध्वनि के बगल में लेट गया। इस वक्त निहाल के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी, तो वहीं ध्वनि का चेहरा पसीने से तरबतर था। ध्वनि गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अब ध्वनि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार वो बोल ही उठी, आप हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ध्वनि का सवाल सुन निहाल खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। नाइस क्वेश्चन बट आई हेट क्वेश्चंस। बट योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारा आशिक हूँ और तुम मेरा जुनून। निहाल ने किसी साइको की तरह ध्वनि के चेहरे, फिर उसके कंधे और फिर उसके कॉलर बोन से होते हुए उसके क्लीवेज पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा। ध्वनि को इस वक्त निहाल किसी पागल खाने से भागे हुए पागल से कम नहीं लग रहा था। निहाल अपने एक हाथ से ध्वनि की कमर पकड़ उसे खुद से चिपका लिया। आप यहीं रहेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप अपने घर नहीं जाएंगे? ध्वनि ने हैरान होते हुए निहाल से पूछा। नो, मेरा आज रात घर जाने का कोई इरादा नहीं है, निहाल ने कैजुअली कहा। लेकिन अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो तुम उन्हें सच्चाई बता देना यही कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, निहाल ने मॉकिंग स्माइल के साथ कहा। निहाल की बात सुन ध्वनि को मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया और वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी, आप मेरे कुछ नहीं हो। नहीं हूँ तो बन जाऊंगा, लेकिन था भी मैं, हूँ भी मैं और रहूंगा भी मैं, निहाल ने एविल स्मर्क करते हुए कहा। ध्वनि ने कुछ पल निहाल की बातों को समझना चाहा, लेकिन वो ये बात जान चुकी थी कि निहाल एक पागल इंसान है जिसे समझाना और समझना दोनों ही उसके समझ के बाहर है।
ध्वनि ने उससे बहस ना करना ही बेटर समझा और कुछ ही देर में थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। निहाल ने भी कुछ पल ध्वनि के क्यूट छोटे से रैबिट फेस को देखा, फिर झुककर उसके होठों पर लाइट किस कर उसे बाहों में भर सो गया। अगली सुबह जब फलक की नींद खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला पाया, जिसे देख उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा नहीं था कि उसने पहली बार खुद को बेड पर अकेला पाया था, लेकिन हमेशा की तरह वेदांत के उस घर में होने के एहसास से वो महरूम थी। वहीं दूसरी ओर जब ध्वनि की नींद खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला पाया। उसने झट से अपना ब्लैंकेट हटाकर कल रात वाले शख्स को देखना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। ध्वनि ने बेड के नीचे, बाथरूम में, यहाँ तक कार्टिस के पीछे और बालकनी में भी उस शख्स को खोजा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। क्या वो सब मेरा सपना था यार? ये ध्वनि ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी नजर सामने लगे बड़े से मिरर पे चली गई, जहां देख उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। मुझे पता है तुम सुबह उठकर सबसे पहले मुझे ही ढूंढोगी, लेकिन तब तक मैं जा चुका रहूंगा। आई एम श्योर कि तुम मुझे और मेरे साथ किए रोमांस को दिन भर जरूर मिस करोगी, पर मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और लास्ट नाइट की तरह आज रात भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मेरी लास्ट नाइट दी हुई वार्निंग को सच करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी तो तुम समझदार ही हो माय लव। मिरर पे लिखी इस धमकी को पढ़कर ध्वनि के माथे पर पसीना आ गया। तभी मिरर में उसे खुद का रिफ्लेक्शन नजर आया, जिसे देखकर उसके हाथ अपने कंधे और कॉलर बोन पे चले गए, जहां उस शख्स की दी हुई हिक्कीज को देखकर ध्वनि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे खुद से ही घिन आ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। ध्वनि ने बाथरूम में जाकर शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़े खड़े होकर अपने हाथ पैरों को तेजी से रगड़ने लगी। वो हर उस एहसास को अपने बदन से मिटा देना चाहती थी जिसे उस शख्स ने उसे दिया हो। थोड़ी देर बाद सब घर वाले ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। फलक, जो आज सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, वो जब अपनी चेयर पर बैठने को हुई तभी उसकी नजर ध्वनि के चेहरे की ओर चली गई। ध्वनि की सूजी हुई आंखें और उसका लाल चेहरा देख फलक का दिल धक्क से रह गया। वो समझ चुकी थी कि जरूर ध्वनि बहुत रोई है, लेकिन क्यों? फलक यही सोच रही थी, लेकिन उसने सबके सामने ध्वनि से कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। ध्वनि की उदासी दो शख्स और भी नोटिस कर रहे थे, और वो थे निहाल और करण। लेकिन जहां करण को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, तो वहीं निहाल सब जानते हुए भी अनजान बना रहा। उसे इस बात का बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था कि उसकी कल रात वाली हरकत से ध्वनि कितना हर्ट हुई है, और शायद अनजाने में ही सही, लेकिन निहाल ने ये सब कर ध्वनि के दिल में अपने लिए नफरत का एक बीज बो दिया था। जब सब घर वाले ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम पर जाने लगे तो फलक ध्वनि का हाथ पकड़ उसे बाहर गार्डन में लेकर चली गई। फलक के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से एक पल के लिए ध्वनि डर से चिहुक उठी, लेकिन दूसरे ही पल अपनी दी को देख उसने राहत की सांस ली। क्या हुआ दी? ध्वनि, वो तो मुझे पूछना चाहिए, तुझे हुआ क्या है छोटी? क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा या परेशान किया? घर में या कॉलेज में? फलक ने ध्वनि के हाथों को अपने हाथों के बीच थामते हुए कहा। फलक का सवाल सुन एक पल के लिए ध्वनि डर गई, लेकिन दूसरे ही पल उसे कल रात वाले शख्स की धमकी याद आई तो उसने खुद जल्दी से संभाल लिया। दी, वो कल रात से मुझे कोल्ड हो गया है, मैंने मेडिसिन्स भी ली थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ध्वनि ने थोड़ा कोल्ड होने की एक्टिंग करते हुए कहा। ध्वनि की बात सुन फलक ने कुछ देर ध्वनि के चेहरे को घूरा, जैसे वो समझना चाह रही हो कि उसकी बहन सच बोल रही है या नहीं। अपनी दी को खुद को ऐसे देखता पाकर ध्वनि को अब डर लग रहा था कि कहीं फलक उसका झूठ पकड़ न ले। तभी उसे फलक की आवाज सुनाई दी। चल मेरे साथ हॉस्पिटल, फलक ने कहा और ध्वनि का हाथ पकड़ उसे अपने कार के पास ले जाने लगी।
फलक की बात सुन ध्वनि की जान हलक में ही अटक गई। अगर दी मुझे डीआर के पास लेकर गई तो उन्हें मेरे झूठ का पता चल जाएगा। कुछ कर ध्वनि, वरना तू अपनी दी के लिए और मुसीबतें खड़ी कर देगी। ध्वनि ने मन ही मन खुद से कहा। अरे दी, आप क्यों परेशान हो रही है? वैसे भी आपका ऑफिस मेरे कॉलेज से अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर आप मुझे डीआर के पास लेकर जाएगी तो आपको ऑफिस जाने में काफी लेट हो जाएगा। मैं करण जी के साथ चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। ध्वनि ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, मैं तुझे लेकर चलती हूँ, हलक ने ध्वनि की बात काटते हुए कहा। दी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं डीआर के पास जाऊंगी? ध्वनि ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा। ध्वनि की बात सुन फलक ने उसे कुछ पल घूरा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, तू याद से चली जाना, मैं करण को बोल देती हूँ। फलक ने हार मानते हुए कहा। बैंक यू दी, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना हम दोनों को ही देर हो जाएगी। ध्वनि ने फलक के गाल पर किस करते हुए कहा और वहां से दौड़ते हुए चली गई। वो एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था अगर वो ज्यादा देर फलक के सामने रहती तो फलक उसके झूठ को आसानी से पकड़ लेती। वहीं फलक ने भी ध्वनि को ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी तरह ध्वनि के मन में अपने लिए ऐसी इमेज नहीं लाना चाहती थी जिससे ध्वनि समझे कि फलक उस पर शक करती है। बाकी उसने करण को मैसेज कर ध्वनि को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल दिया था। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में वेदांत एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के टेरेस में कुछ माफिया लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, जहां उसके कुछ राइवल्स भी मौजूद थे। वहां एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके माथे के बीचों बीच बुलेट लगी हुई थी। ये नजारा देख वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर डर और कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं उन सबके फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर करता हुआ वेदांत अपनी गन को अपने हाथ में स्टाइल से घुमा रहा था। आई होप अब किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेदांत ने एविल स्माइल करते हुए कहा और अपनी चेयर से उठकर अपने कोट को सही कर वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया कुछ डरे सहमे गुस्से से कांपते चेहरे। वेदांत जब अपने कैबिन में आया तो उसके पीछे राज भी उस कैबिन में इंटर हो गया। राज को अपने पीछे आता देख वेदांत ने एक आईब्रो रेस करते हुए उसे देखा। वेदांत की गहरी डरावनी नीली आंखों की तपिश खुद पर महसूस कर राज ने डर से अपना सलाइवा गटक लिया। सर, राजीव देशमुख के ऐसे अचानक गायब हो जाने से मिस्टर मल्होत्रा और समर सर उनके बारे में पता लगवा रहे हैं। हमने सारे सबूत तो मिटा दिए हैं, लेकिन अगर उन्हें कहीं से रितिका देशमुख के बारे में पता चल गया तो वो लेडी बॉस तक। राज इतना बोल खामोश हो गया क्योंकि वेदांत उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। मेरी बारबी सिर्फ मेरी है, उसका कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और फ्यूचर भी मैं ही रहूंगा। मल्होत्रास को बारबी के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस बार वेदांत सिंघानिया अपने और अपनी बारबी के बीच आने वाले हर एक शख्स के लाशों का ढेर लगा देगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। वेदांत ने सर्द आवाज में कहा। उसका ऑरा इस वक्त इतना खतरनाक था कि राज के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वहीं ये सब बोलते वक्त वेदांत की नजरें उसके टेबल पर रखी फलक की फोटो पर थी, जिसमें वो आइसक्रीम खा रही थी।